chemical process involved in the transformation of plant matter, ठीक है, plant matter into coal is called कार्बोनाइजेशन। ठीक है, प्लांट मैटर अगर कोल में जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है उसी को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनाइजेशन। तो ये ध्यान रखना। तो कोल बनने का प्रोसेस जो है, जैसे प्लांट मैटर क्या होता है कि बहुत सारे पहले मिलियन बिलियन ईयर साल पहले क्या हुआ था, प्लांट मैटर जितने भी थे धरती पे, जितने प्लांट सब थे, वो सारा अर्थ के अंदर चला गया था। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर चला गया था। तो प्लांट मैटर धीरे धीरे क्या हो गया, डीके होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, डीके होते होते वो क्या हुआ, हेलो आवाज आ रहा है क्या सबको, हेलो? ठीक है, तो वो प्लांट मैटर जो अंदर गया वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक्युमुलेट होते गया, कंबाइन करते गया, बहुत हाई टेम्परेचर, और ऊपर से अर्थ का प्रेशर उसके ऊपर लगते गया। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जैसे ही उस पे एक्ट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बहुत ही मिलियन बिलियन साल पहले ये सब हुआ। ठीक है, तो वो धीरे धीरे अभी भी बन ही रहा है, बहुत कम लिमिटेड बचा हुआ है अभी कोल। तो इसलिए बोला जाता है कोल क्या है एक्चुअली, किस किस कैटेगरी में आता है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बताओ तो। फॉसिल फ्यूल में इसको एक्चुअली हम लोग रखते हैं। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल बताए थे ना लास्ट क्लास में, क्या है बोलो, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, हेलो बताओ कोई, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? बोलो, आवाज आ रहा है सबको? हेलो, प्रियांशी यस सर। बताओ फॉसिल फ्यूल क्या है? सर मेरा नेट खराब था तो पिछले क्लास में हम चल गए थे। अरे तो नोट्स तो मिला होगा ना, उसको लिखती नहीं हो, पढ़ती नहीं हो उसको? सर पढ़े थे। क्या है फॉसिल फ्यूल, बोलो। सर हम बताएं? हाँ बोलो। सर sir, fossil fuels are those that take millions of years to form. मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बस वही हो गया, वो डेफिनेशन हुआ। द फॉसिल्स हम लोग एक्चुअली किसको बोलते हैं, जो डेड रिमेन्स होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेड रिमेन होता है उसको बोला जाता है फॉसिल। और जो लिविंग और डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है, जैसे प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन्स से जो फॉर्म हुआ उसको बोला जाता है, वो फॉसिल हुआ, डेड रिमेन्स का नाम है फॉसिल। अब उससे जो रिसोर्सेस फॉर्म होगा या फ्यूल जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ देखो, कार्बन कोल जो है एक टाइप का फॉसिल फ्यूल ही है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में आते हैं। तो कोल का देखो, कोल के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। अब दूसरा पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, द कार्बन कंटेंट ऑफ द कोल डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ कोल। कोल के बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज होते हैं। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट कितना कार्बन उसमें प्रेजेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से वेराइटी का कोल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि द हायर द टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, ठीक है, इसको साथ साथ में ही लिखते जाना, एंड हायर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जितना टेम्परेचर और प्रेशर हाई होगा, ठीक है, एंड द लॉन्गर द coal has been buried under the earth, the longer the coal has been buried
under the earth, the more is the carbon content in it. The more is the carbon content in it. ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कोल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, या फिर जितना लंबे समय तक वो प्लांट रिमेन्स जो है अर्थ के अंदर रहेगा, तो उतना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उस कोल में। और कोल का कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होगा, कोल का क्वालिटी भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टोटल कितने टाइप्स के कोल होते हैं, कितने वेराइटीज ऑफ कोल होते हैं, बताओ। यहाँ पे लिख रहा है डिफरेंट वेराइटीज। पढ़े हो तुम लोग कितने वेराइटीज ऑफ कोल होते हैं, बोलो तो। कोक, कोल tar, कोल गैस। वो वेराइटीज ऑफ कोल है, टाइप्स ऑफ कोल हम पूछ रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल। टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा दे रहा है, टोटल 4 टाइप्स के हम लोग मेनली पढ़ते हैं। फर्स्ट है, अच्छा ये रंग बिरंगा हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग पीट। ठीक है, फर्स्ट वैरायटी जो हो गया ये है पीट। से याद आ गया, क्या क्या? बिटुमिनस हो गया एक, पीट, फिर लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, टोटल 4 होता है। ठीक है, यस सर। तो पीट जो होता है ये सबसे यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल है। ठीक है, सबसे कम टाइम तक जो रहता है अर्थ क्रस्ट के नीचे, ये है यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल, इसको पीट बोला जाता है। लाइट ब्राउन इन कलर होता है। ठीक है, ये है लाइट ब्राउन इन कलर, और इसमें सबसे मिनिमम कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है इसमें, मिनिमम कार्बन कंटेंट, एंड प्रोड्यूसेस लेस हीट एंड मोर स्मोक ऑन हीट ऑन बर्निंग, मोर स्मोक ऑन बर्निंग। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये सबसे कम हीट प्रोड्यूस करेगा और सबसे ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है। तो सबसे लो क्वालिटी का ये कोल है पीट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू नेक्स्ट लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे। कैलोरीफिक वैल्यू जो आता है इसका, ये है 10 to 15 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम बर्न करने पे 10 से 15 किलो जूल इससे एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हो गया पीट। दूसरा कोल जो होता है ये है लिग्नाइट, सेकंड वैरायटी ऑफ कोल है। ठीक है, इसको बोला जाता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट का क्या क्या फीचर है, इसको सॉफ्ट कोल भी बोला जाता है। ये है सॉफ्ट कोल, ब्राउन कलर का होता है ये, ब्राउन इन कलर ये भी। मोर कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है देन पीट। पीट से कार्बन कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। लिख रहे हो ना तुम लोग, हेलो। यस सर। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ये 15 to 20 पीट से ज्यादा होता है, किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, ये हो गया लिग्नाइट। थर्ड जो कैटेगरी है ये है बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल का फीचर क्या क्या होता है, ये हाउस होल्ड कोल है। हाँ कॉमन, फिर घर घर में जो यूज होता है, पहले जो यूज होता था, अभी तो नहीं होता है। कॉमन हाउस होल्ड कोल है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा एबंडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है ये। ठीक है, ब्लैक इन कलर होता है, ये ब्लैक कलर का कोल है। और मोर कार्बन कंटेंट, मोर कार्बन कंटेंट एंड प्रोड्यूसेस मोर हीट
देन किससे? पीट एंड लिग्नाइट। तो पीट एंड लिग्नाइट से इसमें कार्बन कंटेंट भी ज्यादा है और ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बिटुमिनस कोल। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, कैलोरीफिक वैल्यू याद रखना है तुम लोगों को। कैलोरीफिक वैल्यू जो आता है इससे 30 to 35 किलो जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम को बर्न करने पे 30 to 35 किलो जूल एनर्जी निकलता है। ठीक है, और लास्ट जो होगा वो क्या होगा? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड। ठीक है, लास्ट वाला जो कोल होगा वो कौन सा है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंथ्रासाइट है, तो ये सबसे सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, ये सबसे बेस्ट कोल है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसको घर पे यूज नहीं करते हम लोग। घर पे मेनली जो पहले यूज होता था हाउस होल्ड कोल कौन सा है? बिटुमिनस कोल है, ठीक है, जो कि पहले यूज होता था। क्लियर है ना? अब नहीं होता है यूज ये, ठीक है। तो एंथ्रासाइट ये जो है सबसे हार्डेस्ट कोल है, हार्डेस्ट कोल कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन, ठीक है, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। ये हो गया हार्डेस्ट कोल कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, ठीक है। मेनली ये यूज किया जाता है कहाँ पे? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, मेनली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है, मेनली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा है, कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा है, तो ये बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल हो गया, ठीक है। इसको हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें वोलेटाइल मटेरियल जो है ना, जो जल सकता है, वो बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वोलेटाइल मटेरियल कम प्रेजेंट होने की वजह से ये उतनी आसानी से बर्न नहीं कर पाता, या उतनी आसानी से ये हीट अप नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसको किसके लिए यूज किया जाता है? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है। लिख लो पहले इतना, लिख लिया इसको? सर पेट का थोड़ा सा बचा हुआ वो वाला दिखा दीजिए ना। क्या बचा हुआ है देख लो। हो गया सर। हो गया? यस सर। लिख लिया सब लोग? लिख लिया? हेलो? यस। एक बार ऊपर करिए ना। और
हो गया सबका? बोलो, हो जाएगा तो बोलना, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया है सर। सबका हो गया? यस सर। चलो, तो इसमें जो होता है ना, ठीक है, ये इसका लिख लो, ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू नहीं लिखे ना, इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है एंथ्रासाइट का 28 to 30 किलोजूल सर पर एक बार केजी। 1 और 2 दिखाइए ना क्या सर, क्या 1 और दिखाएं? 2 दिखाइए ना। 1 और 2 देखो, ठीक है, इसका एंथ्रासाइट का कैलोरीफिक वैल्यू हो लिख गया है लेना, सर। 28 to 30 किलोजूल पर ग्राम, ठीक है। ये टोटल 4 टाइप्स के कोल पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, ये पढ़े हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यस सर। तो इसमें क्या होता है कि कोल को हीट किया जाता है, हीट किया जाता है कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में, एयर के एब्सेंस में कोल को अगर हीट करेंगे हम लोग तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे हम लोग, इज कॉल्ड ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और जब भी कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। तो ये प्रोडक्ट कब ऑब्टेन होगा, जब हम लोग कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है इसमें, देखो ध्यान रखना, पहला प्रोडक्ट है कोल, कोक इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी कोल नहीं है, ये है कोक, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से फॉर्म होता है, ये है कोक। तो कोक एक्चुअली है क्या, इट इज पोरस टफ ब्लैक, एंड इसका प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, इसका फीचर्स, पोरस टफ होता है, ब्लैक है, एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है, ये है। इट कंटेन्स 98% कार्बन, कंटेन्स 98% कार्बन, सब 98% ये कार्बन कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। इसको यूज कहाँ किया जाता है, ये ध्यान रखना, इट इज लार्जली यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंडस्ट्रियल यूज होता है मेनली इसका, इट इज लार्जली यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इन सब का यूजेस इंपॉर्टेंट है, ये यूज ध्यान रखना कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। और दूसरा यूज है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस पढ़े हो क्या तुम लोग, हेलो, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस पढ़े हो, बताओ किसी को आता है वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं हम लोग? सर नहीं पढ़े। नो सर।
नहीं पढ़े हो? No, sir. चलो ठीक है, वाटर गैस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वाटर गैस एक्चुअली होता क्या है? वाटर गैस होता है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO है और प्लस हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, ये ऑब्टेन कैसे होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। ठीक है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को बोला जाता है वाटर गैस। और ये कैसे फॉर्म होता है वाटर गैस? वाटर गैस इज फॉर्म्ड बाय, ये ध्यान रखना, वाटर गैस इज फॉर्म्ड बाय या वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऐसे लिख लो, प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। तो रेड हॉट कोक के ऊपर अगर हम लोग स्टीम पास करते हैं, ठीक है, ये H2O है। H2O एक्चुअली यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में है। ये कोक है, रेड हॉट है, बहुत ज्यादा हीट कर दिए हैं इसको हम लोग, रेड हॉट कर दिए हैं। इससे अगर स्टीम पास करोगे तो ये बनाएगा CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनाएगा। इसी को बोला जाता है वाटर गैस। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हो गया वाटर गैस। दूसरा क्या हो गया? प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस हम लोग किसको बोलते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस जो है ये है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेनली इसमें कार्बन, ये चार होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मेन कंपोजिशन जो है ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन कौन सा गैस है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा गैस है ये तुम लोग को याद रखना है। कौन कौन सा गैस है इसके अंदर, बोलो। और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट में यही सारे गैसेस हैं जो मेजर कंपोजिशन होगा इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। H2 कौन सा गैस है? H2 कौन सा गैस है बताओ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और CO2 कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2। CO2 किसका फॉर्मूला होता है? हेलो, Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी तो तुम लोग को बताया यार, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है और CO2 कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और N2 कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस है N2? नाइट्रोजन गैस। और H2 कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में डिफरेंस क्या है।
ठीक है, ये तुम लोग को लिखना होगा, ये तुम लोग को आना चाहिए। तो पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, इसको बोला जाता है कोक। कोक मेनली कहाँ पे यूज किया जाता है? इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और दूसरा यूज किया जाता है, ये फ्यूल बनाने में यूज किया जाता है, जैसे वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड हम लोग जो प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है सेकंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये है कोल टार। कोल टार ये लिक्विड फॉर्म में रहता है कोल टार। ठीक है, तो ये है क्या? कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ, ये याद रखना, कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स का ये मिक्सचर है। ठीक है, ये बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होता है, थिक ब्लैक लिक्विड है ये, बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होता है इसका। ठीक है, कोल टार का यूज कहाँ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट लिख लो कि द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of coal tar gives many chemical substances which are used in the preparation of, ठीक है, डाइस, एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी ये यूज किया जाता है, पेंट्स बनाने में यूज किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हो तुम लोग पहले चैप्टर में। इसके बाद ड्रग्स बनाने में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल टार का करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कि ये सारे आइटम्स के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। डाइज हो गया, पेंट हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ड्रग्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गया। ठीक है, तो ये सारे कोल टार से ही बनते हैं। कोल टार से जो केमिकल ऑब्टेन होता है उससे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करने से, उसको हम लोग बोलते हैं कोल टार बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रोडक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, कोल गैस। थर्ड जो प्रोडक्ट है ये है कोल गैस। तो कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन। मीथेन गैस का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो? मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक है, ये है मीथेन। और हाइड्रोजन का तो पता ही है H2, मीथेन का हो गया CH4। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मूला पता ही चल गया, क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी बता चुके हैं, CO। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन तीनों गैसेस का मेनली ये मिक्सचर होता है कोल गैस। हाइड्रोजन गैस होता है उसमें, मीथेन गैस होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, और ये एक्सेलेंट बिहेव्स एज ए एक्सेलेंट फ्यूल। ठीक है, एक्सेलेंट फ्यूल की तरह ये काम करता है, क्योंकि सारे गैसेस जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे गैसेस कंबस्टिबल गैसेस हैं, आसानी से वो जल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग कि द गैसेस प्रेजेंट इन कोल गैस आर combustible. ठीक है, the gases present in coal gas are combustible and hence it is an excellent fuel. तो excellent fuel की तरह ये काम करता है कोल गैस।
कैलोरिफिक वैल्यू भी इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। इट हैज हाई कैलोरिफिक वैल्यू, हाई कैलोरिफिक वैल्यू होता है इसका। और ये यूज कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है पावर जनरेटर के लिए, ठीक है। पावर जन इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में जो पावर जनरेट होता है वो उसमें यूज किया जाता है इसका, कोल गैस का। पावर जनरेशन इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जो पावर जनरेशन वाला काम होता है उसमें ये यूज किया जाता है कोल गैस का, क्योंकि इसका कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। एक्सेलेंट फ्यूल की तरह ही काम करेगा। लिख लिए इतना? सर थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। लिखो, सब लोग लिख रहे हो? हेलो आदित्य। यस सर, लिख रहे हैं हम लोग। लिख यस रहे हो? सर। हेलो हेलो। यस सर। चलो, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस लिख सर। लिए? इतना लिख लिए तो आगे बढ़ेंगे। बोलो। नो सर, थोड़ा सा बच्चा। लिखो जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ तुम लोग। हो गया? आगे बढ़े, बोलो। यस सर। यस चलो सर। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग आगे जा रहे हैं। ये कोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक्चुअली है क्या? देखो, ये भी एक दूसरा, पहला फॉसिल फ्यूल हम लोग पढ़ चुके हैं कोल के बारे में, दूसरा है पेट्रोलियम। तो इसके बारे में लिख लेना। इट इज डार्क ब्राउनिश टू ग्रीन कलर्ड, ठीक है। डार्क ब्राउनिश टू ग्रीन कलर्ड
विस्कस फॉसिल फ्यूल, विस्कस मतलब समझते हो? हेलो, विस्कस का मतलब, विस्कस सुने हो पहले? हेलो, बोलो। हेलो, अरे रेस्पॉन्ड करो, तुम लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? आवाज आ रहा है क्या सबको? हेलो, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो विस्कस मतलब क्या होता है? विस्कस मतलब बहुत ही डेंसिटी ज्यादा है, गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा सॉल्यूशन होता है तो बहुत ही ज्यादा विस्कस। तो ये डार्क ब्राउनिश टू ग्रीन कलर्ड लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यह होता है कि इट हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल, इट हैज स्ट्रॉन्ग फॉल स्मेल होता है, फॉल स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अंदर सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इसलिए बहुत ही गंदा सा स्मेल इससे निकलता है। कंटेनिंग कंपाउंड्स इन इट। ठीक है, इसलिए इसको कॉमनली, ये कॉमनली इसको क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल बोला जाता है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको कॉमनली बोला जाता है क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम का कॉमन नेम क्या है? क्रूड ऑयल बोला जाता है इसको, या फिर रॉक ऑयल भी बोला जाता है, क्योंकि ये रॉक से ऑब्टेन प्रेजेंस ऑफ होता है। क्या लिखा हुआ है? सल्फर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए फॉल स्मेल होता है इसका। इसको बहुत जगह देखोगे, इसको ब्लैक गोल्ड से भी रेफर किया जाता है। क्यों बोला जाता है ब्लैक गोल्ड? ठीक है, क्योंकि गोल्ड की तरह ही इसका सिग्निफिकेंस है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। बिकॉज इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि इकोनॉमी ऑफ ए नेशन। ठीक है, किसी भी नेशन का इकोनॉमी जो है डिपेंड्स ऑन ए, इकोनॉमी ऑफ नेशन डिपेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डिपेंड्स, डिपेंड्स टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट ऑन पेट्रोलियम वेल्थ। पेट्रोलियम वेल्थ जितना ज्यादा होगा, इकोनॉमी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी रेफर किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है इसको, तो ये रीजन है। पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ था? ठीक है, तो एक्चुअली क्या था कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। लिख रहे हो ना सब लोग? हेलो, दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, यस सर। ठीक है, तो साथ साथ लिखते जाना। इट इज बिलीव दैट petroleum is formed by the decomposition of, ठीक है, decomposition of extremely small sea animals and plants which got buried in the seabed millions of years ago। ठीक है,
तो यही होता है। तो एक्चुअली ये अगर डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करें तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम जैसे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बताया है, और भी दूसरा देख लेते हैं। जैसे ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, इमेज आया कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे? हेलो, यस सर। 1 मिनट रुकना, यहाँ पे इमेज। ठीक है, तो ये देखो, इससे तुम लोग समझ सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। इसको एक बार देखो डायग्राम को, अपने आप समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो, पढ़ो एक बार क्या दिया हुआ है। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखो एक्चुअली क्या है, देखो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो टाइनी marine plants and animals died and were buried on the ocean floor. Over time, the marine plants and animals were covered in layers of silt and sand. तो ऑलमोस्ट देखो ये कितने साल पहले का है, 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो। तो उस समय ये फॉर्म हुआ। अब नीचे धीरे धीरे लेयर बनते गया, ठीक है, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तुमको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे ये फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और इसको फिर निकाला कैसे जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो ये देखो यहाँ पे ड्रिलिंग किया जाता है अर्थ के अंदर, ऐसे ड्रिल किया जाता है, बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और ड्रिलिंग करके इसको बाहर निकाला जाता है। और इसके बाद इसका रिफाइनिंग किया जाता है, बाहर निकाल के इसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तब रिफाइन करने के लिए देखो इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम के बारे में बोला जा रहा है। तो पेट्रोलियम का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उससे प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, वो यहाँ पे देखो, इसको भी डायग्राम के थ्रू हम लोग शो करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इसको भी यहाँ देखना, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहे हैं।
दिख रहा है ना सबको इमेज? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो, अगर क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो उससे ये इतने सारे प्रोडक्ट ये फॉर्म होते हैं। देखो, अलग अलग टेम्परेचर पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट, ये अलग अलग टेम्परेचर पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे पेट्रोल होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल निकल जाएगा। देखो, पहले रिफाइनरी गैस होता है, ये गैस निकल जाएगा जिसको कि गैस के फॉर्म में यूज किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो यूज करते हैं हम लोग, गैस घर में यूज करते हो ना खाना बनाने के लिए, तो यहाँ से निकलता है, उसको हम लोग एलपीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एलपीजी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या हुआ? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? उसको अलग से लिख दे रहा है। बोलो लिक्विफाइड एलपीजी का। पेट्रोलियम ये गैस। आउटर हम छोड़ दे। ये हो गया एलपीजी, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये फर्स्ट 20 डिग्री सेल्सियस पे वो निकल गया, फिर पेट्रोल निकलता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। इसका यूज कहाँ किया जाता है? व्हीकल में यूज किया जाता है। फिर नेप्थलीन निकलता है, नेप्थलीन बॉल्स जो देखे हो जो ना। गर्म होगा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद गर्म होता है। क्या चीज? कौन सा? तो इसका टेम्परेचर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में होता है या फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है? क्या बोल रहे हो? सर टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है? टेम्परेचर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ले सकते हो। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये ऑर्डर में ही दिया हुआ है ना। ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ठीक है, ये ऐसे उल्टा दिया हुआ है, लेकिन कंसिडर करो जैसे सर ऊपर लेकिन जाएगा तो क्रूड ऑयल तो नीचे से आ रहा है। क्या चीज है? तो क्रूड ऑयल तो नीचे से आ रहा है लेकिन। क्रूड ऑयल नीचे से जाएगा ना, क्रूड ऑयल नीचे से जाएगा। ठीक है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो अलग अलग टेम्परेचर पे वो सेपरेट होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ये उल्टा दे दिया है। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। एक मिनट रुको, इसमें क्या दिया है? हम्म, सब में चलो वही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देख लेना, वो समझ जाओ ऐसे ही। ठीक है, एक्चुअली क्या है, क्रूड ऑयल नीचे से जा रहा है तो अलग अलग टेम्परेचर पे वो सेपरेट होते जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे, या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो कि ऊपर जैसे जैसे जा रहा है उसको कूल करते जा रहा है ऊपर। ठीक है, ऊपर मतलब नीचे एकदम हॉट सरफेस है, ऊपर जैसे जैसे जा रहा है मतलब वो कूल होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो कूल होते जाएगा तो धीरे धीरे नीचे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हीटर लगा हुआ है ना क्रूड ऑयल के पास, दिख रहा है ना? क्रूड ऑयल जैसे जा रहा है तो यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। इसका मतलब नीचे वाला जो सरफेस यस होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है टेम्परेचर क्या होते जाएगा? ड्रॉप होते जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे देखो क्या रिलीज हो रहा है यहाँ से? बिटुमेन। 340 डिग्री सेल्सियस पे बिटुमेन निकलता है। तो बिटुमेन कहाँ पे यूज किया जाता है? इसका यूजेस भी बगल में दिया हुआ है, रोड और रूफिंग सरफेस। रोड्स बनाने में जो देखे हो ना, ब्लैक कलर का जो, 340 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में क्या आएगा? हाँ क्या बोल रहे हो? 340 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में क्या है? तो उसके बीच में जो टेम्परेचर होगा वो एग्जैक्ट, सबका टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबका टेम्परेचर एक्चुअली तुमको याद नहीं रखना है, बस याद रखो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर तुमसे नहीं पूछा जाएगा कौन से टेम्परेचर पे निकल रहा है। ठीक है, तो बस कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो बिटुमेन देखो, ये रोड और रूफिंग में यूज किया जाता है। फिर फ्यूल ऑयल निकलता है जो कि फ्यूल फॉर शिप फैक्ट्रीज एंड सेंट्रल हीटिंग में यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि वैक्स बनाने में यूज किया जाता है या पॉलिश बनाने में यूज किया जाता है। डीजल, डीजल फ्यूल। फिर कैरोसिन, कैरोसिन कहाँ यूज किया जाता है? जेट फ्यूल में। पैराफिन फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग में। फिर नेप्थलीन बॉल्स निकलता है, नेप्थलीन, उसको केमिकल के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं ये पूछा जाएगा तुमको क्वेश्चन। तो पेट्रोलियम का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है और उसका यूजेस क्या क्या है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल तुम लोग को याद रखना है। मतलब इसमें टेम्परेचर याद नहीं रखना है, तुम लोग को ड्रॉ करके भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ भी करने बोला जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो इसको ड्रॉ Yes. कर लेना, अपने कॉपी में ड्रॉ करके इसको यूजेस लिख लेना इसको, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। तो आज हम लोग क्या क्या देखे, देखो कोल के बारे में पढ़े, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल कैसे फॉर्म होता है वो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या देखे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का करोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा प्रोडक्ट याद रखना है एटलीस्ट। चलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो, लिख लियो ना ये सब सारा? हेलो, यस सर लिख लो। Yes, sir. चलो फिर इसको सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे हम लोग नेचुरल गैस इसमें बच गया है, सिर्फ एक क्लास और लगेगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोल के बारे में पढ़ लिए, तो अभी पेट्रोलियम के आधा बारे घंटा में। बाकी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे। एक नेचुरल गैस बचा हुआ है सिर्फ, तो उसको खत्म कर देंगे नेक्स्ट Okay, क्लास में, sir. ठीक है। चलो इतना तुम लोग इससे रिलेटेड, कोल और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो बुकलेट में क्वेश्चन होगा वो सब एक्सरसाइज बना लेना तुम लोग, ठीक है। बुकलेट का जो एक्सरसाइज 1 और 2 है वो तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, तो वो होमवर्क कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर सेंड कर दे रहे हैं PDF, ठीक है।